तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी। इस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको पहले 2 से 3 वीडियो में बताया है कि किसने डेवलप किया था, एंटोनियो ग्राम्सी। और हमारा प्राइम फोकस रहेगा कल्चरल स्टडीज। कल्चरल स्टडीज को इस कॉन्सेप्ट ने किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया और एंटोनियो ग्राम्सी का इसमें क्या रोल है, बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। चलिए मैं मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में। दोस्तों इस वीडियो के बदले में मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एंड में सिर्फ आप एक चीज लिखोगे कमेंट में जाकर कि वाह सर मजा आ गया। चलिए मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके सिलेबस में ये जो कल्चरल स्टडीज है इसका मतलब क्या है। देखो सबसे पहले आप जब ये पढ़ना शुरू करोगे तो सारे टीचर्स आपको ये बताएंगे कि ये एक इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड है। ये इंटर डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ये है रिलेटिंग टू मोर देन वन ब्रांच ऑफ नॉलेज। यानी आप इसको पॉलिटिक्स में भी पढ़ सकते हो, फिलोसफी में भी पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ सकते हो, अलग अलग आइडियोलॉजीज में भी पढ़ सकते हो, मार्क्सिज्म में भी पढ़ सकते हो, स्ट्रक्चरलिज्म में भी पढ़ सकते हो। तभी इसलिए बच्चों को इसे समझना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है कि ये कोई एक फिक्स चीज नहीं है, काफी सारे सब्जेक्ट के साथ में ब्लेंड हो रखा है ये सब्जेक्ट, इस वजह से इसको समझना थोड़ा टफ हो जाता है। अब दूसरी कंफ्यूजन ये है कि अगर मैं किसी से भी पूछूं कि कल्चरल स्टडीज से आप क्या समझते हो, तो वो सीधा से जवाब देगा कल्चर्स को स्टडी करते हैं। हाँ, इसमें कल्चर को स्टडी किया जाता है लेकिन वैसे नहीं जैसा आप समझते हो। मैं आपसे सिर्फ एक सीधा सा सवाल पूछता हूँ कि कल्चर से आप क्या समझते हो, कल्चर क्या चीज है? क्या कल्चर कोई एक फिक्स चीज है जो कभी चेंज नहीं होती, या फिर कल्चर कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल आइसोलेट है, जो किसी दूसरी चीज के साथ में जुड़ी हुई नहीं है? ऐसा मानते हो? तो ऐसा नहीं है। अगर मैं कहूँ कि पावर और पॉलिटिक्स भी कल्चर के साथ में जुड़ी हुई है, कल्चर कोई एक फिक्स चीज नहीं है, ना तो ये फिक्स चीज है, ना ये बंधी हुई चीज है, ना कोई स्टेबल चीज है, बल्कि इसमें कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं। क्योंकि अगर एक कल्चर के अंदर आकर दूसरा कल्चर मिल जाए और इंटरेक्ट होता है जब भी कोई दूसरी चीज का, तो कल्चर में चेंजेस आते हैं। तो इस बात से ये तो साबित होता है ये कोई बंधी हुई फिक्स्ड या स्टेबल चीज तो है नहीं, इसमें कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। ये जो कल्चरल स्टडीज सब्जेक्ट है ये बहुत नया सब्जेक्ट है दोस्तों, और काफी सारे बच्चों को बोरिंग भी लगता है, इसलिए समझ में नहीं आता। मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सब्जेक्ट आखिर बना कैसे? देखो ब्रिटेन में 1950s और 60s के आसपास ये सब्जेक्ट डेवलप होने लगा। कहा जाता है कि कल्चरल स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, हाँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। इस यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च सेंटर है दोस्तों, सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज, CCCS रिसर्च सेंटर को 1964 में स्टुअर्ट हॉल और रिचर्ड हॉगर्ट इन दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया था। अब रिचर्ड हॉल का नाम इसमें सबसे बड़ा है इस रिसर्च सेंटर को स्टार्ट करने में। बाद में स्टुअर्ट हॉल का नाम बड़ा हो गया, वो कैसे हो गया मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों नाम आपको नोट कर लेने चाहिए, बहुत जरूरी है। और इस जगह का नाम भी नोट कर लो क्योंकि ये रिसर्च सेंटर दोस्तों दुनिया का पहला कल्चरल स्टडीज का घर था, ये समझ लो। स्टुअर्ट हॉल हॉगर्ट के असिस्टेंट थे और इन दोनों के अलावा एक नाम और था, रेमंड विलियम्स। These three were the founding figures of ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज। देखो फिर इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, हॉगर्ट ने इस यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया क्योंकि उन्हें यूनेस्को का असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल बनना था। फिर सारी कमान आ गई स्टुअर्ट हॉल के हाथों में। और दोस्तों कल्चरल स्टडीज में स्टुअर्ट हॉल का जो नाम है ना, वो सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है। वो अलग बात है कि बाद में इन्होंने भी यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया था, बाद में रिचर्ड जॉनसन के हाथ में डायरेक्टरशिप आ गई थी। उसके बाद काफी पॉलिटिक्स हुई, कभी तो इसका नाम बदल दिया गया, कल्चरल स्टडीज एंड सोशियोलॉजी कर दिया गया इसका नाम, कभी कुछ कर दिया गया। अब बात करूं तो मार्क्सिज्म, हाँ दोस्तों, मार्क्सिज्म का इस पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा था। अब जैसे डॉट से डॉट्स जुड़ते जाएंगे आपका सारा डाउट क्लियर होता जाएगा। अब आप ये कहोगे कि मार्क्सिज्म का इसमें क्या रोल है? देखो पहले ये कल्चरल स्टडीज स्ट्रक्चरलिज्म से जुड़ा हुआ था, फिर बाद में एंटोनियो ग्राम्सी, मैंने आपको पहले भी नाम बताया इनका, ये इटालियन मार्क्सिस्ट थे। इनके आइडियाज ने इस फील्ड को जितना प्रभावित किया ना दोस्तों, ये सारे के सारे जाकर एंटोनियो ग्राम्सी की तरफ झुक गए। मैंने आपको पहले भी इनके बारे में बताया था, ये एंटोनियो कौन थे? एक इटालियन थिंकर थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। और इनकी तरफ झुकने का रीजन क्या था पता है? क्योंकि एंटोनियो ग्राम्सी का फोकस भी सेम इश्यूज की तरफ ही था। क्योंकि ये इटली में रहते थे तो इटली की हालतों को बताते हुए ये बोलते थे, आप में से अगर काफी सारे बच्चे हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हो तो उनको पता ही होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में इटली के अंदर एक आइडियोलॉजी चलती थी, फासिज्म। वहां पे फासिस्ट पार्टी थी, ठीक है। तो ये उनको देखते हुए बोलते थे कि इटली की आम जनता यानी कि लेबर क्लास जो होती है ना, वो फासिस्ट को वोट क्यों करती है, जबकि उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होता है इस चीज से।
वो जानती है कि इनको वोट करने से सबसे ज्यादा नुकसान हमारा ही है, लेकिन वो आम लोग, गरीब लोग क्यों इनको वोट करते हैं? वो अपना इतना कीमती वोट किसी और को क्यों नहीं देते? गौर से सुनना मैं जो बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आम लोग, गरीब लोग जब जानते हैं कि जिस पार्टी को हम वोट कर रहे हैं वो हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसान की चीज है, वो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, फिर भी वो उसको वोट क्यों करते हैं, सपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो बड़े बड़े नेता लोग जो होते हैं ना, बड़ी चालाकी से इतनी बड़ी आम जनता का इतना बड़ा सपोर्ट कैसे पा लेते हैं। मैं आपको बताया था कार्ल मार्क्स ने पुराने मार्क्सिज्म को पैदा किया था, तो ग्रामजी ने क्या किया था, उसी मार्क्सिज्म को मॉडिफाई कर दिया और कहा कि देखो ये इश्यूज जो हैं ये तो है दुनिया में कि गरीब गरीब है, अमीर अमीर है, लेकिन गरीब आदमी इन अमीरों का सपोर्ट क्यों करता है? ताकि ये अमीर इनका खून चूसे। क्यों? जबकि वो जानता है कि ये इनका खून चूसेंगे। एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट काम करता है इसके पीछे, कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी। इसके बारे में काफी सारे टीचर्स आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी क्या है। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये ऐसा बोलते थे कि कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है ना, एक कैपिटलिस्ट सरकार, वो सिर्फ पुलिस, जेल, कोर्ट या फिर मिलिट्री, ये कितनी बड़ी जनता होगी इसके अंदर? ज्यादा बड़ी जनता नहीं है। अगर आम जनता चाहे तो इन सबको डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं करती? ये इतनी सी चीजों से कैसे कंट्रोल में आ जाती है इतनी बड़ी जनता? तो कुछ तो हिडन चीजें हैं इस कल्चर में जिससे इतनी बड़ी जनता, इतना बड़ा हिस्सा जनता का इन चंद रूलिंग क्लास लोगों का कहना मानता है। उसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी। ये लोग क्या करते हैं, सारी जनता को बेवकूफ बना के रखते हैं कि हमारे इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट है। तो एंटोनियो ग्राम्सी ने क्या बोला कि इन कल्चरल स्टडीज की फील्ड को ढंग से स्टडी करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा की कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी, कल्चरल स्टडीज की फील्ड को डेवलप करने के लिए। ठीक है, अब ये कल्चरल स्टडीज बाकी जो थ्योरीज बातें करती है ना, उससे एक स्टेप आगे जाके बात करती है। अभी तक आपने क्या पढ़ा होगा? आप कोई नोवेल पढ़ रहे हो तो उसका टेक्स्ट पढ़ रहे हो, उसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो ये क्या बोलती है कल्चरल स्टडीज, आप टेक्स्ट और हिस्ट्री मत पढ़ो। I mean, सिर्फ टेक्स्ट और हिस्ट्री मत पढ़ो, बल्कि उसकी पब्लिशिंग इंडस्ट्री के बारे में भी जानो। उसने इस नोवेल को क्यों छापा, उसके क्या प्रॉफिट्स थे, क्या पॉलिटिक्स चल रही है इस नोवेल के पीछे, और इस बुक को हाइप देने की कितनी कोशिश की गई होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक फिल्म आपको याद होगी, इस कल्चरल स्टडीज में मीडिया स्टडीज भी आती है, मीडिया और फिल्म स्टडीज, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ फिल्म का एग्जाम्पल देके। एक फिल्म आपको याद होगी जिसमें विवेक ओबरॉय एक एक्टर है, उन्होंने एक फेमस पॉलिटिशियन का रोल किया था। वो फिल्म एकदम इलेक्शंस के टाइम पर आई थी। क्यों? हेजेमनी, लोगों का सपोर्ट, हमारे इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट है, ये लोगों के दिमाग में प्लांट किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन से ही लड़कियों के हाथ में गुड़िया क्यों पकड़ा दी जाती है? ताकि उस गुड़िया के चलते वो घरेलू कामकाज को सीखे, उस गुड़िया के जरिए। और ये किसने तय किया कि लड़कियां सिर्फ घर का काम करेगी? एक्चुअली किसी ने तय नहीं किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो वीक है और पैट्रियार्की स्ट्रांग। तो जो स्ट्रांग होता है वो वीक पर कंट्रोल रखेगा। ये मैं नहीं बोल रहा दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट्स बोल रहे हैं। ऐसा जैसे मॉल कल्चर, इसमें आप मॉल कल्चर को भी पढ़ते हो। अब आप कहोगे मॉल्स मतलब हमारे आसपास के मॉल्स। हाँ दोस्तों, आपके आसपास कोई छोटे मोटे, कुछ बहुत बड़े मॉल्स तो होंगे। आपने नोट किया होगा कि मॉल्स के अंदर जैसे ही आप जाते हो, वो एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा स्पेस होता है जहां पर सारा काम विजुअल डिस्प्ले का होता है। यानी आपको हाथ में एक ट्रॉली पकड़ा दी जाएगी जिसमें फिल्मों के अपने, आपने देखा होगा अपने फेवरेट फिल्मों में फेवरेट एक्टर को शॉपिंग करते हुए देखा होगा उसी ट्रॉली के अंदर। तो आपको फील गुड होगा। पहले तो आपको शॉपिंग एक्सपीरियंस दिया जाएगा, फिर बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखाकर अटेंशन ग्रैब किया जाएगा, फिर उसके बाद शॉपिंग के लिए आपको मजबूर किया जाएगा। तो आप भी एक ऐसी दुनिया का हिस्सा जरूर अंदर से, मतलब कोई आपको फोर्सफुली ये चीजें नहीं करवाएगा, आप भी एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हो जहाँ सारे लोग एक लैविश लाइफ जीते हैं, अमीर दिखना चाहते हो, खुद को दिखाना चाहते हो। के साथ ये चीजें जबरदस्ती तो नहीं करवाई जाती, आपकी खुद की इच्छा भी इसमें शामिल होती है। इसलिए एंटोनियो ग्राम्सी ने कहा था कि हमें कल्चरल स्टडीज को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। ऐसे ही मॉल कल्चर की तरह एक मीडिया कल्चर होता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें आपका फेवरेट एक्टर है, एक तरफ तो वो पैट्रियोटिक फिल्में कर रहा है, मतलब देशभक्ति की बातें कर रहा है, और दूसरी तरफ विदेशी कंपनी कोका कोला की एड भी कर रहा है। एक तरफ वो सिगरेट पीने को मना कर रहा है और दूसरी तरफ टबैको को प्रमोट भी कर रहा है। ये सारी चीजें आप कल्चरल स्टडीज में पढ़ोगे। मेरा मकसद था आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी समझाना कि कैसे इसके अंदर ये चीज हेल्प करती है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के नाम बताता हूँ जो आपको कल्चरल स्टडीज के अंदर पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले मैं कुछ वर्क्स के नाम बताता हूँ, जैसे यूज ऑफ लिटरेसी।
ये बुक रिचर्ड हॉगर्ट ने लिखी थी दोस्तों, ये एग्जामिन करने के लिए कि मास मीडिया का कैसे यूके में इन्फ्लुएंस हो गया था उस टाइम पर, बढ़ता जा रहा था, और ब्रिटेन का कल्चर कैसे चेंज हो रहा था उस टाइम पर। रेमंड विलियम का एक वर्क है कल्चर एंड सोसाइटी एंड द लॉन्ग रेवोल्यूशन। इस बीच में 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आपको याद रखनी होगी, कल्चरल मटेरियलिज्म, कल्चरल पोएटिक्स और कल्चरल प्रोज़ाइक। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स के नाम बता देता हूँ, जैसे स्टुअर्ट हॉल। दोस्तों स्टुअर्ट हॉल इसमें सबसे बड़ा नाम है, फिर एंटोनियो ग्राम्सी, एल्बर्ट बेंजामिन, रोलैंड बर्ट्स, टोनी बेनेट, मेगन मॉरिस और रेमंड विलियम्स। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको नोट करते हुए चले।